आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मैराथन मंथन लगातार जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूपी विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान अपने 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में हैं। धर्मेंद्र प्रधान विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे हैं। आज उन्होंने राजधानी लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर मीटिंग की। इस मीटिंग में यूपी बीजेपी के सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, शोभा करंदलाजे और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य भी शामिल हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी की इस मीटिंग में आने वाले चुनाव को लेकर प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी की रणनीति तय की है। यह मीटिंग कल सुबह 10 बजे फिर होगी। इसमें बीजेपी में संगठन का नीचे से ऊपर तक पदाधिकारियों के नामों पर मंथन होगा। अगर आलाकमान को लगेगा कि कुछ फेरबदल करना है तो वो भी संभव है। संगठन का एक व्यवस्था होता है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और बूथ स्तर तक का हमारे कार्यकर्ताओं का जो है गठन है और यही विशेषता पूरे भारतवर्ष में बीजेपी की है कि हर व्यक्ति को अपना दायित्व पता है, किस कार्यकर्ता को क्या करना है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। सरकार के जो अच्छे काम हैं वो जिस तरीके से लोग जनता उसको पसंद कर रही है, सरकार का दायित्व है कि वो अपने अच्छे कामों को जनता तक और पहुंचाए और संगठन का काम है कि सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके जो संगठनात्मक प्रक्रिया है उसको और मजबूत करें। जो सरकार की योजनाएं हैं उस योजनाओं को लेकर प्रमुख जो चर्चा है और दूसरा संगठन की चर्चा है। कल भी दिन भर हम लोग 10:30 बजे से बैठेंगे पदाधिकारी, शाम को भी मीटिंग होगी। आगे की कार्य योजना अभी मोटा मोटा एक परिचय बैठक हुआ, परिचय सभी का कौन कौन क्षेत्र कौन क्या देखेगा, एक परिचय बैठक हुई है। उसके बाद कल 10:30 बजे से 2:30 बजे तक लगभग भोजन तक बैठक चलेगा 2 सत्रों में। कल अंतिम रूप उसको दे दिया। कई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और संगठन में माहिर नेताओं की एक टीम बनी है जिसका लक्ष्य है 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है, कमल खिलाना है और जो विकास का रथ पूरे देश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए उत्तर प्रदेश को उसका नेतृत्व करना है। उत्तर प्रदेश में जैसे ही 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार जो संगठन के माध्यम से बैठकें कर रही है, किस तरीके से आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से मजबूत करें। वहीं आज राजधानी लखनऊ धर्मेंद्र प्रधान जो कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं वो आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। करीबन 2 घंटे की चली संगठनात्मक बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित दोनों डिप्टी सीएम और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जो स्वतंत्र देव सिंह है वो भी इस बैठक में शामिल रहे। कल दोबारा फिर से संगठन की बैठक होगी और किस तरीके से आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में रणनीति तय की जाएगी। लखनऊ से जनता टीवी के लिए अविनाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ग्रेटर नोएडा के दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने सम्राट मिहिर भोज को विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाने वाला धर्म रक्षक सम्राट बताया। सीएम योगी ने कहा कि महापुरुषों को कभी जातीय सीमाओं में कैद नहीं करना चाहिए। उनका महान बलिदान किसी व्यक्ति या परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए होता है। मूर्ति के अनावरण के बाद सीएम योगी ने हापुड़ और अमरोहा जिले का भी दौरा किया। इन जिलों में सीएम ने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने हापुड़ को करीब 340 करोड़ के विकास योजनाओं की सौगात दी है, तो वहीं अमरोहा जिले को 433 करोड़ रुपए की 31 परियोजनाओं की सौगात दी। जिलों की सौगात देने के बाद सीएम योगी ने संबोधन में न सरकार की उपलब्धियां गिनाई बल्कि न सिर्फ उपलब्धियां गिनाई बल्कि विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से संदेश दे दिया गया था कि दंगा करोगे अपनी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त भी कराओगे और भरते भरते 7 खानदान बीत जाएंगे, लेकिन 7 पीढ़ियां बीतने के बाद भी वो भरपाई नहीं कर पाओगे, इसलिए दंगा करना छोड़ दो। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, क्या सरकार और क्या उस समय
उनके जनप्रतिनिधि भी ऐसी चिंता करते थे? नहीं, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं था। वहां पर तो मैं और मेरा विकास पर सर्वव्यापी सीमित था। किसी जनपद में कोई विकास की योजना आती थी, बंदरगांठ होने लगती थी, जनता तक वो पहुंचता ही नहीं था। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी भू समाधि उन्हें आज दे दी गई। महंत के पार्थिव देह को समाधि देने से पहले शहर में घुमाते हुए संगम में गंगा में स्नान कराया गया। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को बाघंभरी मठ लाया गया, जहां संत परंपरा के मुताबिक बाघंभरी मठ के बगीचे में उन्हें भू समाधि दी गई, जैसे कि उन्होंने आखिरी इच्छा अपने उस सुसाइड नोट में जाहिर की थी। महंत की भू समाधि में सभी अंतिम क्रिया शिष्य बलबीर गिरी ने पूरी की। संतों के बताए मुताबिक मठ के बगीचे में महंत नरेंद्र गिरी को शव आसन की मुद्रा में लेटाया गया। मंत्रोच्चार के बीच महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को भू समाधि दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। हरिद्वार से लेकर अन्य जगहों से अलग अलग अखाड़ों और मठों के साधु प्रयागराज पहुंचे। बताया जाता है कि पूरे देश से 13 अखाड़ों के संत आए, महंत की भू समाधि प्रक्रिया में शामिल हुए। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री कई सवाल छोड़ गई है। सबसे बड़ा सवाल महंत के कमरे में मिले उस सुसाइड नोट को लेकर उठा है, जिसमें महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत का जिम्मेदार कभी अपने सबसे प्रिय रहे शिष्य आनंद गिरी को बताया। इसके बाद शक की सुई आनंद पर अटकी हुई है, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच जमीन और संपत्ति को लेकर विवाद काफी पुराना रहा है। तो क्या संपत्ति के लिए कोई साजिश रची गई या फिर कुछ और मामला है? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। इन सबके बीच आनंद गिरी और आद्या तिवारी को हिरासत में भेज दिया गया है, जेल में भेजा गया है 14 दिन के लिए। से और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं, उन बातों को मैं वापस लेता हूं और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। मई महीने में बाघांबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी और शिष्य आनंद गिरी के बीच एक सुलह होती है और उस सुलह के 3 महीने के बाद सुसाइड नोट में दावा होता है कि महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने ही शिष्य आनंद गिरी को बताया है। 10 साल की उम्र में जो आनंद गिरी अपना परिवार छोड़कर महंत नरेंद्र गिरी के साथ संन्यास की राह पर गुरु मानकर चलने लगे, आखिर गुरु और शिष्य के बीच वाकई सिर्फ एक लड़की की फोटो दिखाकर बदनामी कराने की साजिश रचने वाला आरोप सच्चा है या फिर दोनों के बीच लड़ाई में वजह है अरबों रुपए की बाघांबरी मठ की जमीन और संपत्ति। प्रयागराज का ये प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, जहां लाखों रुपए का चढ़ावा भक्त चढ़ाते आए हैं। ये मंदिर महंत नरेंद्र गिरी की मठाधीशी वाली बाघांबरी मठ के अधीन आता है। इसी मंदिर में पूजा पाठ करते हैं नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी। नरेंद्र और आनंद के बीच पहला विवाद इसी को लेकर रहा कि लेटे हनुमान मंदिर पर चढ़ावे को अपने खर्च और परिवार के लिए आनंद इस्तेमाल करने लगे थे, जिस पर मई में माफी मांगने के बाद महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को माफ कर दिया था। महंत नरेंद्र गिरी के कमरे में मिले सुसाइड नोट में बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और बेटे संदीप तिवारी से भी धोखा पाने के बारे में नरेंद्र गिरी ने लिखा। आरोप है कि आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी यानी शिष्य पुजारी और पुजारी का बेटा, ये सब मिलकर पैसों के मामले में विश्वासघात कर रहे थे। क्योंकि अगर संपत्ति की बात करें तो नरेंद्र गिरी जिन मठ और अखाड़ों को संभाल रहे थे, उनकी कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से ऊपर मानी जाती है, जिसमें प्रयागराज में बाघांबरी मठ की 6 बीघा जमीन, प्रयागराज के मांडा में 100 बीघा जमीन है। इसके अलावा मिर्जापुर के महुआरी में 400 बीघा से ज्यादा जमीन बाघांबरी मठ के नाम है। तो क्या इसी जमीन को लेकर पूरा विवाद चल रहा था? क्या इसी संपत्ति को लेकर आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के बीच घमासान चल रहा था?
सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में आनंद गिरी को मौत का जिम्मेदार बताया गया है और आनंद गिरी लगातार उस सुसाइड नोट को ही झूठा बता रहे हैं। सुसाइड नोट में मठ की पूरी वसीयत का जिक्र है। महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में अपना उत्तराधिकारी बलबीर गिरी को बनाए जाने की बात कही है। साथ ही सभी अखाड़े के पदाधिकारियों से उनको सहयोग करने के लिए भी कहा है। बलबीर गिरी इस समय निरंजनी अखाड़े के उप महंत हैं और हरिद्वार की बिल्केश्वर महादेव मंदिर की व्यवस्था का संचालन करते हैं। महंत नरेंद्र गिरी की आनंद गिरी से हुए विवाद के बाद जो वसीयत 10 साल पहले आनंद गिरी के नाम की थी, उसको उन्होंने रद्द कर बलबीर गिरी के नाम पर कर दिया था। विवाद के पहले से ही पूरी फिरकी वसीयत के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। कभी महंत नरेंद्र गिरी के सबसे प्रिय शिष्य रहे आनंद गिरी पर भी शक की सुई आकर लटक गई है। एसआईटी की टीम लगातार आनंद गिरी से पूछताछ कर रही है और सुसाइड नोट में लिखी हैंडराइटिंग महंत नरेंद्र गिरी की है या नहीं, इसकी जांच भी फॉरेंसिक लैब में की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी न्यूज डेस्क। चुनावी समर में नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच इस बार अखिलेश ने योगी सरकार पर काम नहीं करने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में निर्माण और भ्रष्टाचार के बीच ऐसा हुआ करार कि उद्घाटन से पहले ही पड़ गई दरार। काम के नाम पर उन्होंने केवल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का नाम ही बदला है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाते बनाते मान्यवर स्वयं पूर्व मतलब भूतपूर्व हो जाएंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भगवान शंकर की महाआरती में हिस्सा लिया। राकेश टिकैत ने 51 किलो का घंटा मुस्लिम समाज के बुजुर्ग के साथ बांधा। इस दौरान राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 महीने से सरकार उनकी मांग नहीं सुन रही है। शायद घंटा बांधने और बजाने से सरकार किसानों की समस्याएं सुन ले। उन्होंने कहा कि जब तक ये घंटा रहेगा तब तक टिकैत का नाम रहेगा। सरकार शरत रखती है, उनको नहीं पता भाई उसको कौन बता रहा वहां पे। इन्हें तो जितना कहा जाए इतना ही तो बोलते हैं। इनकी भी मजबूरी है। आदमी तो ठीक है, गलत उसका फैसला जो कुछ वे कहेंगे उतना ही बोल देंगे। नहीं, घंटे तो लगे हुए हैं, ये तो लगा रखा। अगर ये खराब होगा तो फिर ये जिम्मेदारी संगठन की है कि अगर घंटा आजीवन जब तक ये रहेगा, संगठन रहेगा, टिकैत नाम रहेगा, तो आजीवन घंटा अगर खराब होता रहेगा तो ये परिवार इसको बदलवाता रहेगा। तो बलिया में संसदीय कार्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने राकेश टिकैत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत अगर अल्लाहू अकबर का नारा देने से पहले खतना करें और जाट बिरादरी को नमाज पढ़वाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत का नार्को टेस्ट होना चाहिए। राकेश टिकैत के बयान की मैं निंदा भी करता हूं और निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए कि उनका तालिबान के साथ क्या कनेक्शन है। जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके साथ मिले हुए हैं और वो इनकी धमकी है कि चेतावनी है। ये निश्चित रूप से इस बारे में उनको स्पष्ट करना चाहिए और सस्ती लोकप्रियता के लिए, प्रचार पाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि जाट समुदाय उनके साथ नमाज पढ़े, बौखलाहट में है। जो उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, उनके ही समाज ने उनको इस बात के लिए बहिष्कृत करने का निर्णय लेने लोग जा रहे हैं और इसलिए बौखलाहट में वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं सहानुभूति पाने के लिए और सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपना प्रचार पाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। क्या वाकई में ऐसे कुछ है क्या कि चुनाव से पहले उनको कुछ जानकारी है कि इस तरह की कोई ऐसी साजिश होगी जिसमें? मैं वही कहना चाहता हूं कि राकेश टिकैत को इस बात का जवाब देना चाहिए और राकेश टिकैत का नार्को टेस्ट होना चाहिए कि किस आधार पर वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। तालिबान और पाकिस्तान के साथ, ISI के साथ क्या उनका कनेक्शन है जिस आधार पर वह अभी यह जो बयान दिए हैं, हिंदू नेताओं की हत्या होने की धमकी दे रहे हैं। तो हम उसकी निंदा भी करते हैं और उत्तर प्रदेश में योगी राज में आम आदमी और साधु संत सभी के सभी सुरक्षित हैं। यूपी के जिले संभल में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा के लिए लगवाए गए पोस्टर और विज्ञापनों में पौराणिक क्षेत्र संभल को गाजियों की धरती लिखकर अयोध्या के मामले की तरह संभल में भी विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई है। जबकि
बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए संभल को धार्मिक स्थल के तौर पर विकसित किए जाने की बड़ी घोषणा की थी। दरअसल आज AIMIM ने संभल क्षेत्र के सिरसी कस्बे में जनसभा आयोजित की। इस जनसभा को AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संबोधित किया। भारी संख्या में जनसभा में लोग पहुंचे। तो वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी, RSS और सपा और बसपा को लेकर भी उन्होंने ओवैसी ने जमकर निशाना साधा। ओवैसी की जनसभा में पोस्टर और विज्ञापन प्रकाशित करवाए गए। इन पोस्टर्स में अयोध्या मामले की तरह संभल को भी गाजियों की धरती लिखकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई है। बाराबंकी की मस्जिद को शहीद कर दिया गया तो मुझ पर 153A का केस बुक कर दिया गया। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड बाराबंकी की मस्जिद के बारे में हाईकोर्ट को नहीं गई? मगर मजलिस पर इल्जाम लगा दिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे यही गुजारिश है, खास तौर से संभल के लोगों से कह रहा हूं, और संभल के वो जो समाजवादी की अभी भी बातों में आकर ख्वाबे गफलत सो रहे हैं, मेरी बात का याद रख लो। जब 2024 में पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो जो 2004 में समाजवादी पार्टी के सांसद थे, अब उनका पोता संभल के पार्लिमानी हलके में फिर रहा है। तो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क हमेशा अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। आज सांसद ने ओवैसी के प्रदेश दौरे को लेकर कहा कि उनके इन दौरे से कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार को हटाने के लिए मजबूत पार्टी की जरूरत है और सपा ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को सत्ता से हटा सकती है। नुकसान तो पहुंचा सकते हैं कुछ, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा उन्हें। अच्छा, क्यों? यूं के मतलब ये पब्लिक जो है उसको बीजेपी को हटाना चाहती है। बीजेपी को हटाने के लिए ताकत चाहिए। इस वक्त ओनली समाजवादी पार्टी इस लायक है कि वो हमें उम्मीद है पूरी, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इनको योगी को हटा सकती है और यानी बीजेपी को हरा सकती है। राजनीतिक दलों में गैंगस्टर और अपराधियों का स्वागत किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि इन अपराधियों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिए जाते हैं और कभी कभी वे चुनाव जीत भी जाते हैं। इसलिए इस रुख पर जितनी जल्दी हो सके अंकुश लगाए जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में मात्र 4 महीने बाकी हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में माफियाओं और अपराधियों का चर्चा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक तरफ जहां अलग अलग पार्टियां माफियाओं को आवभगत कर रही हैं, वहीं हाईकोर्ट ने फरमान जारी कर कहा है कि पार्टियां अपराधियों को टिकट नहीं देने का निर्णय करें। हालांकि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का एक लंबा फैसियत रही है, जिनमें कुछ नाम अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह, ये वो चेहरे हैं जिनकी सियासत में सक्रियता हमेशा रहती है। लेकिन हाईकोर्ट की फरमान पर आखिर राजनीतिक दलों का क्या कहना है, सुनिए। कोर्ट ने आईना दिखाया है। समाजवादी पार्टी के खुद मुख्तार अपने सामने पार्टी दफ्तर में मुख्तार अंसारी के भाई को शामिल करके क्या संदेश देना चाहते थे? समाजवादी पार्टी का एजेंडा बहुत पहले से रहा है। पिछली बार भी हम लोगों ने माफियाओं से परहेज किया था। किसी भी माफिया को हम लोगों ने टिकट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में संरक्षण दे रही है अपराधियों को, चाहे वो हाथरस की घटना हो या ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हुआ, तो इससे ये पता चलता है कि बीजेपी की जो नीति और नियत है, जो चाल चरित्र और चेहरा है, वो सब अलग अलग है। वो बात कुछ करते हैं लेकिन सच्चाई कुछ और है। हाईकोर्ट पे सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है, उसमें हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला किया है और अहम आदेश दिया है तमाम राजनीतिक दलों को कि क्यों ना आप सभी समन्वय बैठाकर बातचीत करें और एक निर्णय पे पहुंचे और अपराधियों, माफियों, गुंडों को, मवालियों को अपने राजनीतिक दल में टिकट देने से साफ तौर पर मना करें। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।
बाजपुर के गांव नरखेड़ा में ग्रामीण ने सड़क पर धरना देकर शासन प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की है। दरअसल नाले का निर्माण न होने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने नाले का निर्माण न होने पर विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। बता दें कि लोगों के घरों से निकलने वाला गंदा पानी गांव में नाले के न होने से सड़कों पर जमा रहता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने नाले के निर्माण की मांग को लेकर कई बार शासन और प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन ग्रामीणों की समस्या की ओर अधिकारी और नेताओं का जरा भी ध्यान नहीं जा रहा है। क्या हमारे पानी की समस्या है, अगर डेंगू हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? बच्चों को बीमारी पैदा हो रही है, पानी नहीं निकलने दे रहे, हम रोज परेशान हो रहे हैं, कोई हमारी सरकारी अधिकारी कोई नहीं सुन के दे रहा। रोड का काम तो शुरू हुआ, लेकिन नाले का काम अभी तक, जो गांव के पानी निकासी का है उसका काम अभी तक शुरू नहीं करवाया, जबकि आश्वासन दिया गया था कि पानी का निकासी भी होगी। उसका काम नहीं शुरू कर रहे हैं। उसके लिए हमने कई बार एसडीएम साहब को और शासन प्रशासन को लिख कर दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।